प्रिज्म आपने देखा ही होगा, बहुत बार आप बचपन में खेलते होंगे, या घर पे कुछ कांच से बने हुए ट्रायंगुलर शेप, पिरामिड जैसे दिखने वाले, ठीक है। तो ऐसा कुछ दिखता है इसका सेक्शन, ठीक है, प्रिज्म। तो अगर इसको रियल लाइफ में हम देखें तो ये प्रिज्म कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है। मतलब अगर मैं इस बुक से आपको रिप्रेजेंटेशन बताऊं तो ये एक उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, ये भी उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, और तीसरा एक यहां पर होगा, है ना, ऐसा कुछ होगा, ठीक। और बीच में ये भरा हुआ रहता है टोटली सॉलिड। तो इसका मतलब क्या है, इसके पास दो ट्रायंगुलर फेसेस है, ठीक है। ये एक ट्रायंगल है और दूसरा ये वाला एक ट्रायंगल है, और तीन रेक्टेंगुलर फेसेस है, तीन रेक्टेंगुलर फेसेस, एक, दो, और नीचे एक आएगा रेक्टेंगुलर फेस, ठीक है। तो यहां पर मैं रेड इंक से जो शो कर रहा हूं पोर्शन, वो उसका बेस है, तो दैट इज बेस ऑफ द प्रिज्म। तो हमें अगर फ्रंट व्यू से हम देखें, ठीक है, तो हमें बस इतना ही पोर्शन दिखाई देगा। तो ये पोर्शन मैंने यहां पर ड्रॉ किया, ठीक है। तो यहां पर ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज द बेस ऑफ प्रिज्म, ठीक है। तो प्रिज्म कांच से बना हुआ हो सकता है, या फिर कोई दूसरा मटेरियल भी, जेली लाइक स्ट्रक्चर भी हो सकता है उसका, ठीक है। अब हमारा ये जो प्रिज्म है उसके पास दो ट्रायंगुलर फेसेस है और तीन रेक्टेंगुलर फेसेस है, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे प्रिज्म को हम ट्राइहेड्रल प्रिज्म बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि तीन रेक्टेंगुलर फेसेस है उसके। अगर ऐसा कुछ प्रिज्म होता है कि ऐसे पांच उसके रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं, चार हो गए ना, ऐसा कुछ, ठीक है। तो हम इसको पेंटाहेड्रल बोलते हैं, ठीक है, या हेक्साहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल, 8 फेसेस होते हैं रेक्टेंगुलर। तो इस तरह से, तो कितने रेक्टेंगुलर फेसेस है इसके ऊपर उसका नाम हम लोग रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमारे पास है ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, तो जो कि है यहां से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। तो ये एक फेस हो गया रेक्टेंगुलर फेस। तो अगर मैं इस बुक में दिखाऊं आपको, तो ये एक रेक्टेंगुलर फेस है इसका, और ये वाला एक रेक्टेंगुलर फेस है, राइट। तो रेक्टेंगुलर फेसेस में आपको समझ में आता है कि रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो अपने पास कितने, दो रिफ्लेक्टिंग या सॉरी रिफ्रैक्टिंग फेसेस है, और ये एक बेस है तीसरा। तो तीन रेक्टेंगुलर फेसेस में से दो रिफ्रैक्टिंग फेसेस है और एक बेस ऑफ द प्रिज्म, ठीक है। और फिर ये जो प्रिज्म है इसका एंगल होगा कम ज्यादा, तो कम एंगल है तो छोटा बनेगा, ज्यादा एंगल है तो बड़ा बनेगा। तो दिस इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, क्या बोलेंगे हम इसको, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये वर्टाइसिस पे मैं एंगल बनाता हूं और इसको मैं ए से रिप्रेजेंट करता हूं, दैट इज एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। तो अपने पास बेस ऑफ प्रिज्म में है, ये है रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट कर दूं ए बी सी से, तो बी सी क्या हो जाएगा, बेस ऑफ प्रिज्म, ठीक है, इस साइड से। अब क्या होगा इसमें, ये एक मटेरियल से बना हुआ है, इस मटेरियल को का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ होगा, म्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको, ठीक है। तो अपने पास क्या क्या है इस प्रिज्म में, हमने देखा कि एंगल ऑफ प्रिज्म ए से रिप्रेजेंट किया हमने, ये एंगल पे डिपेंड करेगा कितना है, ठीक है। फिर यहां पर है हमारे पास बेस ऑफ प्रिज्म, ठीक, जो कि बीसी से रिप्रेजेंट किया हमने। फिर ये दोनों जो सरफेसेस है जो कि रेक्टेंगुलर है शेप में, है ना, तो है रिफ्रैक्टिंग फेसेस,
ठीक है, तो अब इसके साथ हम लोग जब रे ऑफ लाइट एंटर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिंग फेसेस से रिफ्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास जो भी कुछ दिया गया है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस बेस से एग्जैक्टली ऊपर ये जो एज है, मतलब जहां पर दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस मीट करते हैं, ये वाला पोर्शन, मतलब ये एक रिफ्रैक्टिंग फेस, दूसरा रिफ्रैक्टिंग फेस, ये एक पोर्शन हो गया। तो ये जो ऊपर वाला जहां पर दो फेसेस मीट करते हैं, बेस के एग्जैक्टली अपोजिट, बेस के एग्जैक्टली अपोजिट, दैट इज कॉल्ड एज एज ऑफ द प्रिज्म। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एज। एज ऑफ प्रिज्म, समझ में आया? तो जैसे ही आपको टर्मिनोलॉजीज याद हो जाती है, आपके लिए आसान हो जाता है कि बेस, एज, और ये वाला जो पोर्शन है, ये जो फ्रंट पोर्शन है जिसको हमने सामने से रिप्रेजेंट किया ऐसे, दिस इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म। क्या बोलेंगे इसको? पूरा जो सेक्शन है, प्रिंसिपल सेक्शन, क्या है ये? प्रिंसिपल सेक्शन। तो हमारे पास एंगल ऑफ द प्रिज्म, बेस ऑफ द प्रिज्म, रिफ्रैक्टिंग फेसेस है दो, इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल सेक्शन, इसको हम बोलेंगे एज ऑफ द प्रिज्म। ठीक है, और ये है एंगल ऑफ प्रिज्म, ये तो आपको पता ही है। तो हम लोग ट्राइहेड्रल प्रिज्म पढ़ रहे हैं, जो कि हमारे बहुत काम में है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो जब भी हम ड्रॉ करेंगे, हम प्रिंसिपल सेक्शन ड्रॉ करेंगे, ये सब ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, हम बस प्रिंसिपल सेक्शन को ड्रॉ करके बताएंगे कि रेस कैसे एंटर कर रही है, एग्जिट कर रही है। ठीक है, हम देखेंगे अब रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। अब क्या हुआ, रिफ्रैक्शन करते हैं, हमने प्रिंसिपल सेक्शन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। प्रिंसिपल सेक्शन को मैंने नाम दिया है ए बी सी। तो ये एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ए बी, और ए सी एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये है एंगल ऑफ प्रिज्म जो हम ए से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, अगर ये ग्लास से बना हुआ है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी लिख देता हूं। ठीक है, तो रे ऑफ लाइट विल एंटर फ्रॉम एयर टू प्रिज्म। तो ये इंसिडेंट रे है जो कि ऑब्लिकली इंसिडेंट कर रही है इस रिफ्रैक्टिंग फेस पे। ठीक है, अब यहां से नॉर्मल, तो ये नॉर्मल वन। ठीक है, तो रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। तो यहां पर रेयरर टू डेंसर जा रही है, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, मतलब ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये है हमारा पहला रिफ्रैक्शन हुआ। तो इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं R1 से। आप कुछ भी नाम दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस बुक्स के हिसाब से थोड़ा जो स्टैंडर्ड है उसको हम लोग लिखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला रिफ्रैक्शन हुआ यहाँ पे, तो इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं डी, कॉमन जो इंडिकेशन है वो दे रहा हूं मैं। फिर यहां पर सेकेंड इंटरफेस मिल रहा है, यहाँ पर ये जो प्रिज्म है, जो ग्लास है और एयर का इंटरफेस है ये। तो रे ऑफ लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, ये डेंसर मीडियम है, तो यहां पर भी एक नॉर्मल बना लेता हूं, ये नॉर्मल 2 है हमारा। ठीक, तो रे ऑफ लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये अवे चला गया नॉर्मल, तो ये अपना हो जाएगा इमर्जेंट रे। ये था हमारा इंसिडेंट रे, और ये हमारा इमर्जेंट रे हुआ। ये क्या हुआ, एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो इसका ये इंसिडेंस एंगल है, तो इसको हम R2 से रिप्रेजेंट करते हैं। आप कुछ भी दे सकते हो नाम, लेकिन मैं स्टैंडर्ड कुछ
रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं, इसीलिए मैंने R2 दिया इसको। तो ये R1 पहला रिफ्रैक्शन एंगल है, R2 सेकेंड इंटरफेस का इंसिडेंस एंगल है। तो यहां पर आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको मैं D से रिप्रेजेंट करता हूं, इसको मैं कैपिटल E से रिप्रेजेंट करता हूं, ये हो जाए, चलो F से रिप्रेजेंट करता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, F से रिप्रेजेंट करता हूं। ठीक, तो यहां पर हम जब भी स्नेल्स लॉ लगाएंगे, है ना, कि रिफ्रैक्शन कैसे होगा, तो रे ऑफ लाइट इज एंटिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका मिलेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर मिलेगा। ठीक है, तो क्या होगा, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ऐसा मिलेगा। तो इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमेशा सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनता है, तो म्यू जी बाय म्यू ए। ठीक है, तो इसको लिखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1, तो हमें मिलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जी इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन R1। ये हमारा पहला रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, सो नेक्स्ट में क्या है कि अब रे ऑफ लाइट ये एट D क्या हुआ है रिफ्रैक्शन, अब एट F क्या हुआ है रिफ्रैक्शन, देखो सेकेंड इंटरफेस है, तो रे ऑफ लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, तो क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास मिलेगा, सेकेंड मीडियम अपॉन फर्स्ट मीडियम होता है, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ एंगल ऑफ R1 दैट इज इंसिडेंस एंगल, और ये हो जाएगा इमर्जेंस एंगल, तो साइन E। तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 बाय, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1, बोलने की जरूरत नहीं है, साइन R1 अपॉन साइन E, तो ये हो जाएगा म्यू जी इज इक्वल टू साइन E अपॉन साइन R1। ठीक है, तो यहां पर आप दोनों को जब इक्वेट करोगे तो आपको, है ना, कुछ रिलेशन मिल सकता है। ठीक है, तो यहां पर साइन ऑफ एंगल ऑफ इमर्जेंस और इंसिडेंस के बीच में कुछ रिलेशनशिप मिलेगा आपको साइन आर के, इसमें अगर आप वैल्यूज पुट करोगे तो हम आगे चल के उसको देखेंगे। तो प्लीज आप इसको बहुत अच्छे से समझो कि ये इंसिडेंट रे है, यहां पर पहली बार रिफ्रैक्शन हुआ तो ये रिफ्रैक्टेड रे गई, अब यही रिफ्रैक्टेड रे इज मूविंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, तो यह इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और इमर्जेंट रे। तो अब यहां पर क्या हो रहा है कि ये रे जाने वाली थी इस डायरेक्शन में, सही बात है, और निकली इधर से, मतलब जाने वाली थी इधर, भटक गई इधर, तो यहां पर क्या हो गया, डेविएशन हुआ, है ना, डेविएशन हुआ, तो ये जो एंगल मिल रहा है हमारे लिए, हमारे पास दिस एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा, डेल्टा इज नथिंग बट एंगल ऑफ डेविएशन, क्या मिलेगा हमें, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, डेल्टा इज नथिंग बट एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये जो इंसिडेंट रे और ये जो इमर्जेंट रे है, इसके बीच का जो एंगल है ना, दैट इज डेविएशन एंगल। मतलब रे तो जाना चाहती थी इधर पर निकल गई इधर, ठीक है, तो डेविएट हो गई, भटक गई, तो ये भटके हुए एंगल के वैल्यू हमको निकालना है, तो इसको प्योर ज्योमेट्री से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, है ना, तो इसको हम देखेंगे आगे। तो ये बात आपको समझ में आई कि डेविएशन एंगल अभी हमने निकालना है, डेविएशन एंगल का रिलेशनशिप निकालना है एंगल ऑफ प्रिज्म के साथ, है ना, या एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ, तो हमारे पास डेविएशन एंगल जो रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से, ये देखो स्मॉल डेल्टा ऐसा लिखा जाता है, कैपिटल डेल्टा ऐसा लिखा जाता है, तो दोनों एक ही सिंबल है, ग्रीक लेटर्स है, इनका रिलेशन, तो रिलेशनशिप हमें निकालना है बिटवीन डेल्टा, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ इंसिडेंस,
एंगल ऑफ इमर्जेंस, और ये दोनों R1 एंड R2 ये भी आएंगे उसमें। ठीक है, तो इन सब का जो अब रिलेशन निकालेंगे हम, वो हमारे काम में आने वाला है। तो प्लीज इसको लिख लो पहले। तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारे प्रिज्म से। तो हमारे पास ये प्रिज्म है जिसको मैंने ए बी सी से रिप्रेजेंट किया है, और ये है एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, ए बी इज द रिफ्रैक्टिंग फेस जहां पर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कर जाएगी। तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे मैंने रिप्रेजेंट कर ली। एन इंसिडेंट रे इज मेकिंग एन एंगल विद द नॉर्मल। कितना एंगल बन गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया। तो रे ऑफ लाइट इज रिफ्रैक्टिंग, is entering from rarer medium to denser medium, so it will move away towards the normal। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा R1 जो कि एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, और दूसरा रे बन जाएगा यहाँ पे जो कि नॉर्मल है, N2, इसको मैं N1 नॉर्मल बोल देता हूं। ठीक है, उसको हमने सेम रिप्रेजेंटेशन दिखाया था कि रे ऑफ लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। तो ये क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। ब्लू पेन से बनाता हूं इसको, जैसे अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये बन जाएगा एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो यहां पर जो होगा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा जो कि हम R2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब क्या होने वाला है, जैसे हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख लिया था पिछले बार, अब यहां पर हमें रिलेशनशिप निकालना है। रिलेशनशिप निकालना है ए R1 R2 एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस इसके बीच में, और जो एक एंगल आएगा एंगल ऑफ डेविएशन के साथ। तो डेविएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पूछी जाती है ना। तो क्या हो गया है यहाँ पे, रे ऑफ लाइट जो इंसिडेंट यहां हुई थी, मतलब यहां जाने की कोशिश कर रही थी, ऐसे जाने की कोशिश कर रही थी, पर प्रिज्म आने की वजह से रे ऑफ लाइट इधर मुड़ गई है। ये क्या हो जाएगा, अगर हम इसको ट्रेस बैक करें, ट्रेस बैकिंग से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन मिलेगा। क्या मिलेगा, एंगल ऑफ डेविएशन दैट इज डेल्टा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा मैथमेटिकल जुगाड़ करते हैं हम लोग। मैथमेटिकल जुगाड़ कैसे करेंगे कि ये दोनों नॉर्मल किसी एक एंगल पे मिल रही है, उस एंगल को कैपिटल ई से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं। ठीक है, और इनको भी जो पहला इंटरफेस है इसको मैं डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और दूसरा इंटरफेस है मैं इसको एफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, तो एयर टू ग्लास वाला इंटरफेस डी, ग्लास टू एयर वाला इंटरफेस एफ, और जो दो नॉर्मल जो वर्चुअल लाइंस है उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो जहां मिल रही है उसको मैं ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो मेरे पास कुछ ऐसी चीजें बन गई है जिससे मैं ज्योमेट्रिकली इसको सॉल्व कर सकता हूं, क्योंकि हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं तो ज्योमेट्री पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया। एक मिनट, तो आपके पास क्या है कि यहां पर आप देख रहे हो कि ये रेस तो मिल रही है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ G इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन R1, ये हमने देखा था। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ G कितना हो जाएगा, साइन ऑफ E अपॉन साइन R1 R2 यहां मिल रहा था। तो हमने लास्ट वीडियो में ये यहां तक देखा था। अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि देखो इंसिडेंस रे यहां पर आ गई, रिफ्रैक्ट कर गई, तो ये जो टोटल एंगल है नॉर्मल के साथ बनाया हुआ, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो ये भी इक्वल एंड अपोजिट एंगल होगा। अगर ये रे निकल गई तो ये क्या हो जाएगा, ये भी टोटल आई बन जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा। लेकिन ये पोर्शन आर है तो ये वाला पोर्शन कितना होगा, आई माइनस R1। सही बात है कि नहीं, ये वाला एंगल ऊपर वाला एंगल,
और इस केस में अगर ये इमरजेंस एंगल है, ई से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये इसको ट्रेस बैक करेंगे तो ये वाला जो पूरा एंगल बनेगा ये भी एंगल ई बन जाएगा, तो ये बचा हुआ एंगल क्या बनेगा, ई माइनस आर टू। सिंपल है। तो ये दोनों एम्प्टी एंगल्स जो मिले हैं, मतलब ट्राइंगल जो मिले हैं हमको, एक नीचे एक ट्राइंगल मिला है ऐसा, यहाँ पे R1 है, यहाँ R2 है और ये E है, ठीक है। तो ये DEF एंगल मिला है, ठीक। और ऊपर एक एंगल मिला है, ट्राइंगल मिला है ऐसे, यहां पर ये दो रेज इंटरसेक्ट हुई है, ठीक है ना, ऐसा कुछ मिला है, ये एंगल डेविएशन मिला है और ये दोनों एंगल मिले हैं। अभी हमने निकाला I माइनस R1 और E माइनस R2, ये दो एंगल्स मिले हैं। हमारे पास पूरा डेटा अवेलेबल है। अब इसको यूज कैसे करेंगे हम लोग देखते हैं। तो ये दोनों ट्राइंगल मिले हैं, देखो DEF, ये नीचे वाला एंगल मिला है, और DF यहां पर Q बोल देता हूं मैं, ये ऊपर वाला एंगल मिला है ना, D ये F और ये Q है, तो ये ऊपर वाला एक एंगल मिला है। तो इन दोनों को यूज करके हम कुछ रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे इन इसके बीच में। तो देखते हैं अब कैसा होता है। यहां पे देखो, इसको अच्छी तरह से करो तो आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। तो कंसेप्ट वीडियो है आज का। हमारे पास है एंगल ऑफ प्रिज्म ए, तो देखो ए डी ई और एफ, ए डी ई और एफ, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की तरह दिख रहा है। ये एंगल ई है और ये एंगल ए है, सही बात है। तो हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल, दैट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए डी ई एफ, कितना है, एंगल ए प्लस एंगल ई कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। सिंपल है, ये दोनों एंगल्स अपोजिट एंगल्स, ठीक है। फिर हमारे पास है ये वाला एक ट्राइंगल छोटा, कौन सा ट्राइंगल है छोटा, यहां पे निकालता हूं मैं, ये R1, ये R2 और ये है E, ठीक है। ये ट्राइंगल है DEF। ट्राइंगल DEF में, ट्राइंगल DEF में आपको क्या मिलेगा, सम ऑफ ऑल द ट्राइंगल, ऑल द एंगल्स, ट्राइंगल R1 प्लस R2 प्लस E इज इक्वल टू 180 डिग्री मिलेगा। सिंपल है। तो अब क्या हो जाएगा, दोनों के राइट हैंड सेम है तो लेफ्ट हैंड को इक्वेट कर सकते हैं। यहां पे मैं कर रहा हूं A प्लस E इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस E, दोनों को इक्वेट कर दिया, E E कैंसिल हो गया, तो एंगल A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ठीक है। तो ये जो एंगल ऑफ प्रिज्म है, एंगल ऑफ प्रिज्म इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ द, पहला रिफ्रैक्शन वाला जो एंगल है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये R1 प्लस R2 का सम होता है। ये एक रिलेशनशिप मिल गया, तो इसको आप लिखो, ठीक है। फिर हम अब डेविएशन के साथ इसका रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लिया और एक नीचे वाला आपने अगर ट्राइंगल लिया तो ये रिलेशन आपका आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है चीज? आगे बढ़ते हैं, ये लिख लीजिए आप, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है,
ये वाला जो ऊपर वाला एंगल है, ऊपर वाला है ना, तो यहां पर क्या मिलेगा हमको, ये एक मिल रहा है ट्राइंगल, ये एक्सटीरियर एंगल मिल रहा है, डेविएशन यहां पर क्या है I माइनस R1, और यहां पर है E माइनस R2। तो क्या मिल जाएगा, सम ऑफ द बेस एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा, ये एक्सटीरियर एंगल है, और सम ऑफ द बेस एंगल मतलब I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, ये क्या हो जाएगा I प्लस E, और कॉमन ले लेंगे माइनस R1 प्लस R2 बन जाएगा। सही बात है, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो यहां पर आपको I प्लस E और R1 प्लस R2 की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस E। तो डेल्टा इज इक्वल टू रिलेशन बिटवीन इंसिडेंस एंगल, इमर्जेंस एंगल एंड एंगल ऑफ प्रिज्म, है ना, उसका सब्ट्रैक्शन करेंगे। I प्लस E माइनस A इज द एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, एंगल ऑफ इमर्जेंस पे और एंगल ऑफ प्रिज्म पे। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। इसके बाद आपको ग्राफ्स कैसे आते हैं, मतलब उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे आया है वो देखना है। ठीक है, चलो करो। तो अभी हमने जो रिलेशन देखा था बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म, तो ये हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म है, ए बी सी, तीनों प्रिज्म को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं सेम नोटेशन से। तीनों में हम रिलेशनशिप देखेंगे। देखिए, जब भी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करती, इंसिडेंस मतलब पहले रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे अगर इंसिडेंट कर गई लाइट, तो ये इंसिडेंट रे है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, फिर रिफ्रैक्ट कर जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, है ना, ये बन जाएगा R1, और फिर ये बन जाएगा एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये हो जाएगा R2। ठीक है, तो क्या होता है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये सिचुएशन आई, ठीक है, तो यहां पर हमें डेविएशन मिनिमम मिलता है। यहां पर इमेजिन करिए I और E दोनों सेम है, फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस सेम मिला, तो यहां पे क्या हो जाएगा, या तो 2I माइनस ए होगा या तो 2 टाइम्स E माइनस ए होगा। ठीक है, समझ में आया। अब इसको हम प्रैक्टिकली अगर देखें, अगर मैं इसको ट्रेस करूं, तो यहां पर जो एंगल बनता है बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, तो ये जो डेविएशन एंगल होता है वो डेविएशन मिनिमम एंगल मिलता है। ठीक है, व्हेन I इज इक्वल टू E, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, जो कि इसके साथ हमें मिल रहा है। ये सेकंड नॉर्मल है या फर्स्ट नॉर्मल। अब दूसरी केस है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत बड़ा है, मतलब ऑलमोस्ट ग्रेजिंग इंसिडेंस है, हम लोग बोलते हैं कि ग्रेजिंग इंसिडेंस। ग्रेजिंग इंसिडेंस मतलब क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 है, ऐसा एकदम टच करके निकलने की कोशिश कर रहा है। देखो कि रे ऑफ लाइट ऑलमोस्ट 90 डिग्री पे आके टच कर रही है इसको। ठीक है, और ज्यादा टिल्ट करता हूं एंगल ऑफ इंसिडेंस को, यहां पर एक पहला नॉर्मल आएगा, सो दिस एंगल बिकम्स 90 डिग्री। ठीक है, और फिर रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट कर जाएगी, ये ऐसे रिफ्रैक्ट करेगी यहां पे, और सेकेंड एंगल ऑफ, मतलब ये R2 मिलेगा, यहां पे R1 मिलेगा,
और ये एंगल ऑफ इमर्जेंस मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम इसे ट्रेस बैक करें तो ये तो ग्रेजिंग इंसिडेंस है, तो ये इसके अलावा होगी, और ये रे ट्रेस बैक करेंगे तो यहां पर हमें मैक्सिमम डेविएशन एंगल मिलता है। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 है तो एंगल ऑफ इमर्जेंस मिलेगा, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी उसकी, और डेविएशन मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, फिर तीसरा केस ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना छोटा कर दो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना छोटा कर दो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है फॉर नॉर्मल N1, कि वो रिफ्रैक्ट कर जाएगी रे, और यहां से क्या हो जाएगा, N2 है ये, तो यहां पे ग्रेजिंग रिफ्रैक्शन मिलेगा, मतलब एकदम टच करते हुए निकल जाएगी इमर्जेंट रे। तो इमर्जेंट रे का एंगल कितना हो गया, इमर्जेंस का एंगल हो गया 90 डिग्री। ठीक है, तो इसमें अगर हम ट्रेस बैक करें दोनों रेस को, एक तो इंसिडेंट रे को और इमर्जेंट रे को, इन दोनों के बीच में जो एंगल मिल रहा है वो भी मैक्सिमम मिलेगा, है ना। डेल्टा मैक्स। ठीक है, तो 3 केसेस है जिसके अंदर आपको 2 मैक्सिमम वैल्यूज मिल रही है ना, डेविएशन की, और एक मिनिमम वैल्यू मिल रही है डेविएशन की। तो आपने एकदम स्टैंडर्ड ग्राफ देखा होगा जिसमें एक जगह डेविएशन रिप्रेजेंट किया है और दूसरे जगह इंसिडेंस एंगल रिप्रेजेंट किया है एंगल। तो यहां पर मैक्सिमम डेविएशन कब होता है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस पूरा मिनिमम है, सपोज ये वाला केस, तो एंगल ऑफ इमर्जेंस एकदम 90 डिग्री पे हो जाएगा, है ना। इंसिडेंस या इमर्जेंस किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे। और जब दोनों इक्वल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, तो डेविएशन क्या आ जाएगा, मिनिमम डेविएशन आ जाएगा। यहां पर क्या है, ये वाला पॉइंट जो है इसमें ये मैक्सिमम डेविएशन डेल्टा मैक्स का पॉइंट है। ठीक है, और इस जगह पर जो आएगा दैट इज इमर्जेंस इज मिनिमम एंड इंसिडेंस इज मैक्सिमम। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप आता है जिसमें हमको पता है कि जब दोनों इक्वल है तो डेविएशन मिनिमम होने वाला है, और जब एक 90 है तो दूसरा मिनिमम होगा और डेविएशन मैक्सिमम होगा। यहां पर इंसिडेंस मिनिमम है, इमर्जेंस मैक्सिमम है, तो डेविएशन मैक्सिमम होगा। तो ये 3 रिलेशनशिप आते हैं इनके बीच में, तो प्लीज आप इनको स्टडी करो, और आपके बुक्स में जो दिया गया है रिलेशनशिप इनके बीच में वो कैसे आता है ये आपको पता चलेगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, तो अब इसको पढ़िए, मोनोक्रोमेटिक लाइट को लेके आप इनको समझ सकते हो। चलो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।